गाइस, लास्ट क्लास पर हम लोग ईश्वर भाई पटेल समिति और आदि दिशैया समिति के बारे में डिस्कशन किया था, जो करिकुलम रिव्यू से रिलेटेड थी। जो ईश्वर भाई पटेल समिति थी 1977, तो उसने 10 इयर्स स्कूलिंग एजुकेशन के करिकुलम को रिव्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की थी, और जो हमारी आदि दिशैया कमेटी थी उसने 10+2 एजुकेशन का जो स्कूलिंग करिकुलम है उसका रिव्यू और 10+2 एजुकेशन के वोकलाइजेशंस की के बारे में रिकमेंडेशंस दी थी। अब इसके बाद 1978 में ही एक अनइम्पॉर्टेंट कमेटी बनी, वार्नोक कमेटी, और उस वार्नोक कमेटी ने भी कुछ इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए हैं। तो हम बात करते हैं वार्नोक समिति के बारे में। तो हमारी अगली समिति है वार्नोक समिति 1978। कई दफा अभी हायर एजुकेशन के पेपर में और यूजीसी नेट के पेपर में भी कई दफा इस समिति का जिक्र आया है प्रश्नों के रूप में, और उसमें जो सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है वो था इसके गठन को लेकर के। और इसका प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो विकलांग शिक्षा है, या जिसे हम आजकल दिव्यांग शब्द इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर दो बातें ध्यान रखें कि जो विकलांग शिक्षा है यानी जो हैंडीकैप्ड एजुकेशन है, जो स्पेशल एजुकेशन का एक पार्ट है, आजकल उसके लिए स्पेशल एजुकेशन शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन है उसको दिव्यांग शब्द जो उसमें ऐड किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। पहली चीज तो यहाँ पर 2-3 बातें समझ लेनी जरूरी है कि इस समिति का जो संबंध है, यानी जो कोर एरिया है इसका वर्किंग का, वो है विकलांग शिक्षा। विकलांग शिक्षा के संदर्भ में उसने काम किया, यानी हैंडीकैप्ड एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है। सॉरी, और हैंडीकैप्ड एजुकेशन को हम स्पेशल एजुकेशन भी कहते हैं आज के रेफरेंस में। दूसरा, इस समिति ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया या स्कीम लॉन्च की थी, जिसे हम कहते हैं एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम। एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम का मतलब क्या है, या जिसे हम कहते हैं विकलांग एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं इंटीग्रेटेड या हैंडीकैप्ड इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम। इस प्रोग्राम को लेकर के पूछा जाता है कि ये जो प्रोग्राम है वो भारत में कब प्रारंभ किया गया। सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में विकलांगों हेतु विकलांग एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम या इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम कब स्टार्ट की गई। तो स्टार्ट की गई 1978 में। अब ये स्कीम जो है वो संचालित कैसे होती है, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो वार्नोक कमेटी है ये इंडिया की नहीं है, ये लंदन में बनी समिति थी जिसने लंदन की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु जो है वो सुझाव दिए थे। पहली बात तो इसका जो गठन हुआ था वो गठन हुआ था इंग्लैंड में। सबसे महत्वपूर्ण बात, हालांकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में इसका बहुत
जो है वो सिग्निफिकेंट रोल है, लेकिन उस रोल के बावजूद ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं हुई थी। ये एक चूंकि जो एजुकेशनल और कल्चरल रिलेशन है इंडिया और इंग्लैंड का, वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है, उसके बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि इंडिया उनका एक उपनिवेश भी था और इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत भी थी। तो इंग्लैंड में ये समिति बनती है और वहां पर उसने रिकमेंडेशन की, और चूंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था और ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था के बीच कई संदर्भों में जो है वो संधि है, बहुत योम्यू साइन है, तो यहाँ पर ये जो विकलांग एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम है उसको इंडिया में लॉन्च किया गया इसकी रिकमेंडेशन पर। अब किसके द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ये प्रोग्राम भारत में जो चलाया गया तो SCERT द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरी बात, अब यहां पर हमें इस टॉपिक पर वो पॉइंट पकड़ने हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं या हमसे पूछे गए। पहला प्रश्न ये है कि इसका गठन कहाँ होता है। गठन इंग्लैंड में होता है, ये भारत की, क्योंकि वार्नोक जो थे वो एक इंग्लिश एजुकेशनिस्ट थे, तो ये समिति इंग्लैंड में बनती, भारत में नहीं गठित होती। हालांकि इसकी जो सुझाव थे, इसके बारे में जो विचार थे, वो भारत से काफी जुड़े हुए थे। तो भारत में जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है और जो इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था, उसमें एक संधि होने के कारण वो चीज वहां की काफी चीजें इंडिया में ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो समिति है वो किस तरह की या किन लोगों की शिक्षा के लिए संबंधित है। तो ये समिति संबंधित है विकलांगों की शिक्षा के लिए। तीसरा, इस समिति का सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम क्या था या सबसे महत्वपूर्ण इनका एक अचीवमेंट क्या था। तो इस समिति ने एक विकलांग एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम बनाया और जिसके तहत इन्होंने कई तरह की जो वो प्रोग्राम्स चलाए। अब विकलांग एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम क्या है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और इस विकलांग जो शिक्षा एकीकृत कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था, ये भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो एक और महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आता है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है विकलांगों के प्रति जन सामान्य की अभिवृत्ति में परिवर्तन करना। तो एक तरीके से यहां पर एटीट्यूड चेंजमेंट्स की बात होती है। जो हमारा मास है, to change the attitude of mass towards handicapped person, to handicapped people। विकलांगों के प्रति जन सामान्य की अभिवृत्ति को बदलना या परिवर्तित करना ही इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस उद्देश्य का क्या निहितार्थ निकल करके आता है और यह शिक्षा क्या थी। जब हम विकलांग शिक्षा की बात करते हैं तो पहले क्या होता था, एक आइसोलेटेड एजुकेशन चलाई जाती थी। विकलांगों के लिए विशेष विश्वविद्यालय, विकलांगों के लिए स्कूल, विशेष कक्षाएं, विद्यालयों, संस्थानों का प्रबंध होता था। लेकिन 60-70 के दशक के बाद ये महसूस किया जाने लगा कि विकलांगों को जो एकीकृत शिक्षा है वो एकीकृत शिक्षा ना होकर के एक समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, यानी एक इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन होना चाहिए। इंक्लूजन का मतलब है कि उनको सामान्य व्यक्ति के साथ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट समावेशी शिक्षा का मतलब जानते होंगे, यानी प्रोवाइड
provide the quality education to normal student and physically challenged या handicapped, physically and mentally challenged student under the single roof, अर्थात वो शिक्षा जिसमें सामान्य विद्यार्थियों और विशेष विद्यार्थियों और विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, तो उस तरीके का जो ये एक संकुचित अर्थ है समावेशी शिक्षा का। इसी तरह से एक एकीकृत शिक्षा होती है। एकीकृत शिक्षा का मतलब है विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब वहां पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, वहां पर जुड़ाव का मतलब है, और जुड़ाव किससे करना है, हमें मास से कनेक्ट करना है। क्योंकि विकलांगों के प्रति जो लोगों की धारणा होती है वो कुछ अच्छी नहीं होती है। सामान्य शब्दों में हम कहें कि भाई बहुत सारी ऐसे मान्यताएं हैं कि सुबह सुबह उठकर किसी विकलांग का चेहरा देख लिया तो आपके साथ दिन में बड़ा अशुभ होगा वगैरह वगैरह। दूसरा, विकलांगों में क्या होती है, फिजिकली मेंटली थोड़ी इंफीरियरिटी होती है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कम होता है, या जो उसको एक सामान्य व्यक्ति है वो उसको दुयम दर्जे का नागरिक मानता है। तो ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में विकलांगों को तो आर्थिक सहायता, उनको शैक्षिक जो है सुविधाएं देना, उनके जीवन उन्नयन के लिए तमाम प्रावधान करना, कार्य करना तो था ही, लेकिन यहाँ पर हम जो स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति थे उनकी विचारधारा को, उनके व्यू पॉइंट को भी बदलना था विकलांगों के प्रति, और ये समझाना था कि आपकी तरह ये भी समाज की मुख्य धारा से ही संबंधित व्यक्ति है, और इसको साथ भी आपका जो व्यवहार है वो ना तो बहुत ज्यादा सहानुभूतिक होना चाहिए कि आप वो विकलांग है और उसको ज्यादा आप एक्स्ट्रा कंपनसेशन दिखाएं या बहुत ज्यादा उसके साथ सिंपैथेटिक रहें ताकि वो अपने आप को इंफीरियर फील करने लगे, और ना ही आपको उसको बहुत डिस्गस्टिंग करना है या उसको बहिष्कृत करना है, आइसोलेट करना है। तो ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये था कि ना तो हमें विकलांगों को सोसाइटी से आइसोलेटेड करना है और ना ही उनके लिए एक्सेसिव सिंपैथेटिक होना है। सामान्य शब्दों में विकलांगों के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण, एक सामान्य दृष्टिकोण, जिस तरह के विचार हम सामान्य व्यक्तियों के लिए रखते हैं वैसे ही विचार हम विकलांगों के प्रति भी रखें, ना बहुत ज्यादा सहानुभूतिक हों और ना ही बहुत ज्यादा उनके प्रति बहिष्कृत या घृणित प्रवृत्ति हमें लेनी चाहिए या रखनी चाहिए। तो इस मूल जो है विचार बिंदु को लेकर के ये कार्यक्रम चलाया गया। जन सामान्य में चेतना विकसित की गई। इसके तहत तमाम जो है वो सेमिनार्स कराए जाते हैं, कराए जाए, संगोष्ठियां कराई गई, जो है सिंपोजियम कराए गए, तमाम तरह के जो है वो नुक्कड़ नाटक, कई तरह लिटरेचर पब्लिकेशन किया गया। तो तमाम तरह का इसके अंदर प्रोग्राम्स था, और डायरेक्टली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट्स होते थे उनको लिए स्कॉलरशिप्स की बात थी, उनके लिए स्पेशल कॉलेजेस, स्पेशल स्कूल्स की बात थी, स्पेशल करिकुलम्स की बात थी, उनकी तरह विशेष तरह के उनको रिसोर्सेज अवेलेबल कराने थे, जो भी जिस तरह की, चाहे वो उनको व्हील चेयर हो, चाहे वो उनको बैसाखी हो, चाहे वो उनको ब्रेल स्क्रिप्ट हो, तमाम तरह की जो उनकी आवश्यकता, चाहे वो उनको आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स हों। तो इस तरह की तमाम तरह की आर्थिक सहायता, संसाधन सहायता उपलब्ध करा करके उनका सामाजिक और आर्थिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त किया जाता है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो अब तक हमको क्या पता चला वार्नोक समिति के बारे में? तो वार्नोक समिति 1978 में इंग्लैंड में गठित एक समिति है, और इस समिति का जो कार्यक्षेत्र है वो है विकलांग शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन या विशिष्ट शिक्षा कह सकते हैं। इस समिति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विकलांग एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम था। भारत में यह कार्यक्रम SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आम लोगों के मस्तिष्क में, आम लोगों के अंदर विकलांगों के प्रति एक
जो स्वस्थ अभिवृद्धि है उसका निर्माण करना, या विकलांगों के प्रति जन सामान्य की अभिचेतना को परिवर्तित करना या बदलना। तो ये हर एक बिंदु पर प्रश्न किया जा चुका है, तो इसलिए जितनी भी चर्चाएं हमने यहाँ पर की हैं उन सभी बिंदुओं को आपको यहाँ पर रिटेन करना होगा अपने माइंड में। बाकी इसके बारे में बहुत विशेष चर्चा हमें नहीं करनी है। तो इसके बाद हम आते हैं 1978 की जर्नी के बाद एक महत्वपूर्ण ईयर आता है 1979, और 1979 में भारत में भी एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होता है, और जिसे हम कहते हैं NPE 1979 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979। तो हम बात करते हैं NPE 1979, या इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1900। ईयर तो पढ़ाई तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि इसके पहले हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पढ़ी थी वो NPE 68 था, या भारत की जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1968 की थी। 1968 में पहली शिक्षा नीति आती है जो मुख्यतः कोठारी कमीशन पर बेस्ड है, और उसके लगभग 11 वर्ष बाद ही ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि भारत को दूसरी शिक्षा नीति बनाना पड़ा। एक प्रश्न उठता है यहाँ पर पहली चीज कि क्या कोई ऐसा रूल था कि हम हर 10 वर्ष में शिक्षा नीति बनाएंगे और उसका पुनर्मूल्यांकन करेंगे। पहला प्रश्न तो ये बनता है, और यदि ऐसा नियम नहीं था तो फिर ये शिक्षा नीति क्यों बनी। और दूसरा कि अगर ये शिक्षा नीति बनी है तो बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि 1979 में कोई शिक्षा नीति आई भी, तो फिर अगर ये थी तो इसका कोई महत्वपूर्ण योगदान या कोई महत्वपूर्ण इसका जो घटनाक्रम है वो हमको क्यों नहीं दिखलाई या सुनाई पड़ता शैक्षिक संदर्भों में। कुछ मूलभूत प्रश्न हैं इसके बारे में जो होने चाहिए एज ए स्टूडेंट आपके पास, कि अगर क्या ये भारत की दूसरी शिक्षा नीति कही जा सकती है, क्योंकि 1968 में प्रथम शिक्षा नीति बन चुकी थी। और अगर ये भारत की दूसरी शिक्षा नीति है तो क्या भारत में हर 10 वर्ष में शिक्षा नीति बनाने का कोई प्रावधान किया गया था, कोई एक ऐसा नियम बनाया गया था जिस तरीके से हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती। तो जो से सेंसस रिपोर्ट हर 10 इयर्स पे की जाती है, तो क्या एजुकेशनल पॉलिसीज को भी हर 10 इयर्स पर रिवाइज करना था। और अगर ऐसा कोई नियम था तो फिर इस डॉक्यूमेंट के पास ऐसा कोई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स क्यों नहीं है जो दूसरे NPE के पास या राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के पास था। तो इसकी चर्चा हम 1 बाय 1 करते हैं। तो पहला प्रश्न कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 या 79 भारत की दूसरी शिक्षा नीति है। तो यहां पर 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, हो सकता है जवाब। इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, इसका जवाब ना भी हो सकता है, और एग्जाम जो पूछा गया है वो दोनों तरीके से भी पूछा गया है। यानी बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होता है स्टूडेंट के लिए कि NPE 79 इंडिया सेकंड एजुकेशन पॉलिसी या विच ऑफ द सेकंड एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, NPE 1968, NPE 1979, NPE 1986, NPE 1992। बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं, और हमने कहा ना कि ये भारत की दूसरी शिक्षा नीति है। इसका जवाब हाँ और ना दोनों में हो सकता है। अब हाँ कब कहना है और ना कब कहना, जरा इसको समझिए। और इसको समझने में हम प्रश्न का एक जो दूसरा पहलू था कि क्या भारत में हर 10 वर्ष में शिक्षा नीति को
के पुनर्निरीक्षण या उसकी पुनर्समीक्षा का कोई नियम था, जिस तरह से हर 10 वर्ष में जनगणना का एक प्रावधान है? तो बिल्कुल ऐसा कोई नियम नहीं था। हाँ, नियम है, और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी तो उसमें यह नियम रखा गया कि हम हर 5 वर्ष में अपनी शिक्षा नीतियों की पुनर्समीक्षा करेंगे, और उसी पुनर्समीक्षा की वजह से ही 1992 की शिक्षा नीति आई थी, क्योंकि 1986 में प्रथम जब शिक्षा नीति बनी तो 91 में उसकी पुनर्समीक्षा समिति बनाई गई। तो रूल है एजुकेशन पॉलिसीज को रिव्यू करने का, लेकिन वो रूल 10 इयर्स का नहीं है, 5 इयर्स का है, और वो रूल कब बना? 1986 में बना। लेकिन अभी तो उसके घटनाक्रम पहले का है, तो 10 इयर्स पर एजुकेशन पॉलिसी के रिवीजन का या उसके रिव्यू का कोई प्रोविजन नहीं था। एक्चुअल में 1978-79 में भारत में पॉलिटिकल चेंजमेंट्स हुआ, और जनता दल की इसके पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी वो कांग्रेस ने बनाई थी, और 1975 का जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, आपातकाल लगाया, तो उसके बाद भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ। कांग्रेस जो है वो सत्ता से बेदखल हुई और जनता दल को यानी मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और आप सभी जानते हैं कि जो भारत में शिक्षा नीति थी वो 1976 में चेंज हुई राज्य सूची से समवर्ती सूची में। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो 1975-76 में भारत में शिक्षा जो है वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में आई, और उस समवर्ती सूची में जाने के नीतियों बनाने का जो उत्तरदायित्व था वो केंद्र सरकार के पास पहुंचा। और उसी दरमियान भारत में सत्ता परिवर्तन होता है, और सत्ता परिवर्तन जब होता है तो भारत में 2 तरह की विचारधाराएं थी, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्टिस्ट यानी वाम विचारधारा, और जो है राष्ट्रीय विचारधारा। या तो हम पॉलिटिकल इशू पर डिस्कस नहीं करते हैं। हाँ, मूल प्रश्न ये है कि वहां पर राजनीतिक जो है वो नेतृत्व परिवर्तित होता है, और हर देश में जो विचारधाराएं होती हैं जब उनको शासन में या सत्ता का जो है वो अवसर मिलता है तो वो शिक्षा को भी अपने हिसाब से मॉडिफाइड करते हैं, क्योंकि जो विचारधारा बनती है वो भी जो लोगों के मस्तिष्क में बदलाव करना है, सोच बदलना है, वो शिक्षा ही से संभव है। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि शिक्षा ही वो सबसे घातक औजार है जिससे समाज को बदला जा सकता है। पहले आपको व्यक्ति को बदलना है, व्यक्ति से समाज को बदलना है, फिर समाज से समुदाय को बदलना है, और फिर समुदाय से राष्ट्र को बदलना है। तो इसलिए शिक्षा में हर सरकार का जो है वो इंटरफियर होता है। तो जब जनता दल को सत्ता मिली तो उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस ने जो शिक्षा बनाई है उसमें वेस्टर्न इनपुट ज्यादा है, यानी इन्होंने शिक्षा को वहां पर एक कमेंट आता है कि भारत तो अंग्रेजी शासन से मुक्त हो गया, लेकिन भारत की शिक्षा जो है वो अंग्रेजी शासन से मुक्त नहीं हुई, इसलिए हमें शिक्षा को भी अंग्रेजी शासन से मुक्त करना है, और इसलिए हम एक नई शिक्षा नीति बनाएंगे। तो जो शिक्षा नीति बनाने का प्रोविजन है, ये जो शिक्षा नीति का जो निर्माण हुआ वो जरूर 1979 में हुआ, 1979 में हुआ, और उसका ड्राफ्ट आ गया। ड्राफ्ट का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों के समक्ष क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का ड्राफ्ट आ चुका है। भाई आप में से सभी के पास सोशल मीडिया के थ्रू इसकी कॉपी होगी, किसी के पास हिंदी की, किसी की इंग्लिश की PDF होगा, आप सभी के पास, और आप में से बहुत सारे जो सुधीजन हैं उन्होंने उसको पढ़ा भी होगा, देखा भी। लेकिन वो क्या है, प्रारूप है। अभी वो शिक्षा नीति लागू नहीं हुई। वो जो प्रारूप है उस प्रारूप पर संसद में बहस होती है, और फिर संसद उसको एक कानून के रूप में पारित करती है, और फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, तब जाकर के वो शिक्षा नीति लागू हो पाएगी।
तो इसी तरीके का जो एक ड्राफ्ट था वो बना। तो पहला प्रश्न यहाँ पर समझ में आया कि ये जो 1979 की हमारी शिक्षा नीति है, इसके पास केवल क्या था, ये क्या है, ये केवल एक प्रारूप है, यानी केवल ड्राफ्ट था। ये क्या है, केवल ड्राफ्ट है, लागू नहीं हो पाया। और क्यों नहीं लागू हो पाया? क्योंकि 79-80 में भारत में फिर से सत्ता बदल जाती है और मोरारजी देसाई की सरकार, जनता दल की सरकार गिर जाती है, क्योंकि वो एक बैसाखी पर कई सारे मिले जुले दलों ने मिलकर के सरकार बनाई थी और किसी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं था। तो कुछ 2-4 लोगों ने उसमें से समर्थन वापस लिया और वो सरकार गिर गई और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और पुनः जो सत्ता है वो कांग्रेस के पास जाती है। तो जब एक सरकार बनती है तो सरकार ने अपनी सोच के हिसाब से शिक्षा के लिए एक नया प्रावधान गठित किया, एक शिक्षा को नए स्वरूप में जो है वो परिवर्तित करने की बात कही, लेकिन वो अपने उस उद्देश्य को संवैधानिक तरीके से लागू कर पाते उससे पहले ही उस सरकार का विघटन हो जाता है। तो वो जो उसका प्रस्ताव है या जो उसकी वो योजना थी, वो योजना फलीभूत नहीं हो पाई। तो दोनों प्रश्नों के जवाब आपको मिले। हमने कहा था कि क्या एनपीई 1979 भारत की दूसरी शिक्षा नीति है, तो हमने कहा कि इसका जवाब हाँ और नहीं। तो अब शायद आपको इसका जवाब मिल गया होगा हाँ और नहीं के संदर्भ। तो आज का जो प्रश्न है आपके लिए वो यहीं से है। प्रश्न ये है कि भारत एनपीई 1979 भारत की दूसरी शिक्षा नीति है, हाँ और नहीं, इन दोनों के संदर्भ में आपको जवाब लिखने हैं। हम कब कहेंगे, किस संदर्भ में कहें कि एनपीई 1979 भारत की दूसरी शिक्षा नीति है और किस संदर्भ में हमें कहना है कि एनपीई 1979 भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है। इस दो प्रश्नों का जवाब आज आपको कमेंट सेक्शन में देना है और देखते हैं कि आप लोग क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या समझे हैं। बस जवाब हमने कहा कि एस और नो, तो एस का रीजन आपको एक्सप्लेन करना है कि कब किस संदर्भ में हम इसको भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहेंगे, और दूसरा कि हम इसे भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों नहीं कहेंगे या क्यों नहीं कहते हैं। तो कहते भी हैं और नहीं कहते हैं, इन दोनों ही परिप्रेक्ष्य में आपको इसकी व्याख्या करनी है और जिसका एग्जाम्पल जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा उसके लिए उतना ही एक सरप्राइज गिफ्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अब हमारी चर्चा जो है वो संभवतः आप इस प्रश्न का उत्तर पा चुके होंगे कि क्यों ये शिक्षा नीति होने के बावजूद भी इसके हाथ कोई विशेष योगदान का जो गौरव है वो प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भले ही ये शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई, केवल प्रारूप बनकर ही रह पाई और प्रारूप तक ही इसकी यात्रा रही, लेकिन उस प्रारूप में भी क्या कुछ ऐसा उल्लेखनीय था जो हमें जानना चाहिए? क्या केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि भाई हाँ था और ये केवल एक प्रारूप के रूप में ही साकार हो पाया, इसको लागू होने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ? तो गाइस यहाँ पर हम उस प्रारूप दस्तावेज के भी कुछ बिंदुओं की जरूर चर्चा करेंगे जो भले ही उस कालखंड में लागू नहीं हो पाए, लेकिन आगे चल करके जब दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनी या दूसरे शैक्षिक नियोजन से संबंधित कार्यक्रमों का निर्माण हुआ तो उसमें उस प्रारूप में निहित तत्वों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो हम इसके मुख्य बिंदु की बात करते हैं सीधे कि ये जो प्रारूप आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 का, उसके मुख्य बिंदु क्या थे या उसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? महत्वपूर्ण बिंदु था शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करना या कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट।
पहला चीज यहाँ पर जो निकल करके आई वो था कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि समुदाय समावेशन करना या समुदाय को शामिल करना, और अगर हम इसको समुदाय समावेशन की बात करें तो इसका मतलब है निजीकरण करता, अर्थात जिसको आज के रेफरेंस में अगर हम इस वर्ड को इन्वॉल्व करें तो पीपीटी मॉडल होता है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी सरकार ने इस प्रारूप में ये बात कही गई कि शिक्षा जो है, भारत चूंकि एक विकासशील देश है, डेवलपमेंटल कंट्री है और बहुत लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्री है, लेकिन भारत के पास जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास वो बहुत लिमिटेड है। तो अगर भारत को शैक्षिक उन्नति करना है तो उसमें निजी लोगों को सहभागी बनाना होगा, भागीदारी उनकी सुनिश्चित करनी होगी। तो शिक्षा में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो इसमें था। दूसरा, एग्रीकल्चर और मेडिकल एजुकेशन के बारे में बहुत सारी रिकमेंडेशंस की, चाहे वो एमसीआई की गठन की, बहुत सारे भारत में जो मेडिकल फैसिलिटीज आई के बारे में आई, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें निहित था। तो दूसरा इसका जो था कोर एरिया वो था एग्रीकल्चर, एजुकेशन या यूं कह एग्रीकल्चर एंड मेडिकल एजुकेशन। बाकी जैसे नेबरहुड स्कूल का कॉन्सेप्ट था या स्कूल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट था, उसको भी इन लोगों ने लागू करने की बात की थी। तो नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट, चौथा संस्कृत को पढ़ाने की बात की थी। चूंकि शिक्षा में संस्कृत को भाषा त्रिभाषा फार्मूला था, लेकिन संस्कृत को स्थान नहीं दिया गया था। यहां पर संस्कृत लैंग्वेज की बात की एट हायर लेवल। उच्च शिक्षा में भी संस्कृत भाषा को पढ़ाया जाए, क्योंकि भारत में जो शिक्षा थी वो त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से चली और वो लागू भी हुई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो सभी भाषाओं की जननी है उसकी यानी जो संस्कृत है उसकी उपेक्षा की गई। तो इस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख था कि भारत को अपनी जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा को भी शिक्षा में स्थान देना चाहिए और उसके विद्यार्थी को पढ़ाना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि इतना महत्वपूर्ण सुझाव आज तक किसी भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आज अगर हम संस्कृत की बात करें तो सबसे वर्ल्ड की साइंटिफिक लैंग्वेज है संस्कृत, क्योंकि जब सुपर कंप्यूटर या भविष्य बताने वाले कंप्यूटर्स की निर्माण की रूपरेखा बनी और उसकी प्रोग्रामिंग की बात की गई तो फिर उसमें संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया गया। हम सभी जानते हैं जब जीके जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, तो कोई प्रोनाउंसिएशन संबंधी जो है प्रॉब्लम नहीं होती है संस्कृत में। तो विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है और कंप्यूटर केवल बाइनरी को समझता है, बाइनरी के बाद जो वो भाषा समझने लगा है वो है संस्कृत भाषा। तो बहुत उच्च स्तरीय जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसमें संस्कृत भाषा की ही कोडिंग इस्तेमाल की जा रही है। तो इतनी महत्व, और भारत का जब भारत विश्व गुरु था, भारत का जो वैदिक साहित्य था, चाहे वो पुराण हो, उपनिषद हो, वेद हो, तो सब संस्कृत भाषा में लिखे हैं और उनमें जो चीजें निहित हैं वो कहीं ना कहीं हमको पढ़ने में आती हैं कि आज साइंस जो डेवलपमेंट कर रहा है वो डेवलपमेंट या उसके बारे में बहुत सारा जो ज्ञान है वो हमारे एंशिएंट लिटरेचर में या वेद पुराण में निहित है, लेकिन केवल और केवल संस्कृत भाषा के अज्ञानता के कारण हम उस ज्ञान से अब तक जो है वो परिचित नहीं हो पा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, कि अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में संस्कृत भाषा को इन्वॉल्व किया गया होता तो शायद आज एजुकेशन की स्थिति या इंडियन एजुकेशन की स्थिति या इंडिया की जो
एक ग्लोबल सिचुएशन है वो कुछ और होती अगर संस्कृत भाषा का जो है शिक्षा का माध्यम बनी होती। क्योंकि जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं, वैदिक शिक्षा की बात करते हैं, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि शिक्षा का माध्यम जो था वो संस्कृत था। लेकिन बीच में जो तमाम प्रशासनिक और राजनीतिक पूर्वाग्रह या विक्रांताएं आई, उससे भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आया और जो संस्कृत है वो जन सामान्य से अपदस्थ हो गई। लेकिन इस आयोग ने कहा, ये इस दस्तावेज ने इस बात का एक साहस उठाया था कि हम शिक्षा में विशेष रूप से उस शिक्षा को संस्कृत मुखी करेंगे और वहाँ का जो ज्ञान है उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे और एक विद्यार्थी में संस्कृत के परिचय, क्योंकि शायद हम लोगों को अगर संस्कृत पढ़ाई जाती तो आज हम लोग भी संस्कृत में बात कर रहे होते, संस्कृत में जो है वेद पुराण हमको पढ़ने में कोई जो है परेशानी नहीं होती और वो जो वेद पुराणों में जो हित है उस पर भी हम लोग शोध कर पा रहे हो और ज्यादा बेहतर समाज को कुछ दे पाते। तो एक बहुत महत्वपूर्ण था लेकिन दुर्भाग्य से आ नहीं पाया। चलिए, और एक बिंदु और निकल करके आता है, वो आता है डाइवर्सिफिकेशन या रिडक्शन ऑफ एजुकेशनल लोड। तो शिक्षा का जो डाइवर्सिफिकेशन है या जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है उसको करना, शिक्षा का विकेंद्रण करना और विकेंद्रण हर स्तर पर करना। और जब हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है। तो एक पांचवा बिंदु यहाँ पर निकल करके आता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का विकेंद्रीकरण। शिक्षा का विकेंद्रीकरण का मतलब है शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंप देना, स्वायत्तता प्रदान करना। क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और दिल्ली से बैठ करके हर जगह शासन नहीं किया जा सकता, तो शासन की स्वायत्तता या स्वतंत्रता देना बहुत जरूरी है। तो स्थानीय निकायों को, चाहे वो नगर पंचायत हों, चाहे वो नगर निगम हों, नगर जो है पालिकाएं हों, जिला परिषद हों, इन सबको शिक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया कि ये अपने स्थानीय स्तर पर शिक्षा का जो नियोजन है, प्रबंधन है, वो अपने हिसाब से जो उसका संसाधन व्यवस्था है वो अपने हिसाब से करे। सरकार का उस पर कोई हस्तक्षेप या जो है इंटरफियर नहीं होगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ रहा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो NP 1978 के में दर्ज थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि इसके लागू होने से पहले केवल प्रारूप बन चुका था और इसके लागू होने से पहले ही जो है वो जनता दल सरकार या मोरारजी देसाई सरकार जो है वो गिर जाती है और फिर से ये जो प्रारूप था वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर बाद में नई सरकारें आती हैं, तो नई सरकारें अपनी सोच और अपनी जरूरतें और अपनी विचारधारा के अनुसार फिर से शिक्षा नीतियों का निर्माण करती हैं। चलिए, तो अब 1979 के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट ईयर आता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वो है 1983 के बारे में चर्चा करते हैं। 1983 यानी नेशनल टीचर कमीशन जिसे कहा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग, या उसको हम चट्टोपाध्याय कमीशन या चट्टोपाध्याय कमेटी भी कह सकते हैं। तो अगला हमारा जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षक आयोग। या इसी को हम कहते हैं नेशनल टीचर कमीशन 1983 to 85। और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम कहते हैं चट्टोपाध्याय आयोग भी कहते हैं। अब चट्टोपाध्याय आयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि नाम पता चल गया, जैसे कोठारी, जैसे हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षक आयोग था या नेशनल एजुकेशन कमीशन था, उसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, यूजीसी के चेयरमैन, तो उनके नाम पर उसको कोठारी कमीशन कहते हैं। तो इसी तरह से जो ये आयोग है, इसके अध्यक्ष जो थे वो डीपी चट्टोपाध्याय थे, प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय, तो उनके नाम पर इसको हम चट्टोपाध्याय कमीशन कहते हैं।
और ये भी बहुत दफा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के पूछने का रीजन क्या है? क्योंकि ये अब तक भारत के शैक्षिक इतिहास में शिक्षकों के लिए बना इकलौता आयोग है। स्पेशल एजुकेशन से सब संबंध है, लेकिन एजुकेशन में केवल और केवल टीचर के बारे में इसने रिकमेंडेशन की है। तो अपने आप में इसको क्या एक विशिष्टता ग्रहण है? वो विशिष्टता है कि ये केवल और केवल भारतीय शिक्षकों के बारे में बात करता है, और वो शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य करते हैं, माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य करते हैं एवं विश्वविद्यालय स्तर पर, यानी संपूर्ण जो हमारी शिक्षक समुदाय है या जो टीचर कम्युनिटी है, उस टोटल टीचर कम्युनिटी के बारे में इसने कमेंट किया है। क्योंकि 1982-83 में इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि हम एजुकेशन पॉलिसीज चाहे जितनी रिलेवेंट बना लें, अगर टीचर सेटिस्फाइड नहीं है और टीचर क्वालिटेटिव नहीं है, तो हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्लान एग्जीक्यूशंस की ग्राउंड लेवल पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टीचर की होती है। कार्यक्रम अच्छा बना लेना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षक के द्वारा जमीनी स्तर पर उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। तो यहाँ पर हम टीचर से संबंधित बातें करने वाले हैं, और बहुत महत्वपूर्ण समिति है। 1983 में गठित होती है और 1985 में इस समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया। तो अगर हम इसके कोर एरिया के बारे में बात करें, तो कोर एरिया तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, उसमें विशेष जैसा कुछ बताने योग्य जो है बताने जैसा रहा है। तो इसका जो कोर एरिया है वो है पूरा शिक्षक समुदाय की समस्याओं के बारे में अध्ययन करना एवं उसके संदर्भ में सुझाव देना। तो शिक्षक समुदाय, अब इसका जो प्रतिवेदन शीर्षक था वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है। प्रतिवेदन शीर्षक या इसका जो रिपोर्ट टाइटल था वो बहुत पूछा जाता है। तो इसने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो उसने कहा है द टीचर एंड सोसाइटी, यानी शिक्षक एवं समाज, ये इनकी रिपोर्ट का टाइटल है। और ये भी कई दफा पूछा गया कि जो द टीचर एंड सोसाइटी का ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित किस कमीशन से संबंधित है, इस तरीके का प्रश्न भी पूछा गया। तो द टीचर एंड सोसाइटी जो ये डॉक्यूमेंट है या जो ये दस्तावेज है, ये रिलेटेड है चट्टोपाध्याय आयोग से संबंधित। और चट्टोपाध्याय आयोग या हम इसे को राष्ट्रीय शिक्षक आयोग या नेशनल टीचर कमीशन कहते हैं। तो शिक्षक और समाज दोनों के बीच बहुत गहरा जुड़ाव है, और अगर आपको शिक्षक और समाज के संबंधों के बारे में पढ़ना है तो इस रिपोर्ट को जरूर पढ़िएगा, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। जिस किसी के मन में टीचर और सोसाइटी के रिलेशंस को जानने की जो है, समझने की जो है वो क्यूरोसिटी है। यहाँ पर तो हम उन्हीं बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो हमें एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगते हैं या जहाँ से हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हम पूरा चट्टोपाध्याय कमीशन से यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। तो अब तक समझ में क्या आया? समझ में आया कि चट्टोपाध्याय आयोग कब गठित हुआ। चट्टोपाध्याय आयोग 1983 में गठित हुआ। चट्टोपाध्याय आयोग का प्रतिवेदन कब आया? 1985 में आया। चट्टोपाध्याय आयोग को और किस नाम से हम जानते हैं? चट्टोपाध्याय आयोग को हम राष्ट्रीय शिक्षक आयोग के रूप में जानते हैं। चट्टोपाध्याय आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक या टाइटल क्या था? उसका टाइटल था द टीचर एंड सोसाइटी, अर्थात शिक्षक एवं समाज या अध्यापक एवं समाज। अब हम इसके महत्वपूर्ण जो है वो सिफारिश में आते हैं जो हमें ध्यान में रखना है। तो इसकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस पर डिस्कस करते हैं।
उसके महत्वपूर्ण सुझावों पर बात करें। तो पहला सुझाव इन्होंने दिया कि जो हम टीचर्स ट्रेनिंग हैं, उन टीचर्स ट्रेनिंग का क्या करें, हम सिलेक्शन करें, और सिलेक्शन किस बिहाफ पर करें। सिलेक्शन करें हम उनका किसी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बिहाफ पर। जैसे आजकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, बीएड एंट्रेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। हालांकि एक सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो टीचर एजुकेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, तो उसमें बीएड प्रवेश परीक्षा का जो रिकमेंडेशन है वो किस कमेटी ने किया, ये प्रश्न पूछा गया। अभी बीएड परीक्षा होने वाली है जुलाई में, तो ये जो परीक्षा है ये कब से आयोजित की जा रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और देश के तमाम विश्वविद्यालयों के द्वारा। हर राज्य प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से ही इसमें एडमिशन लेता है। तो ये एक तरीके का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो वो आचार्य राममूर्ति समिति करती है, जो आगे हम पढ़ेंगे 1920 की 90 की 1990 में जो बनती है, और लेकिन उसमें केवल रिटेन होता है। इसने कहा कि अगर हमको एक अच्छा शिक्षक बनाना है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का निर्माण करना है, तो सबसे पहले हमें प्रशिक्षक अच्छे चुनने होंगे, क्योंकि सबके अंदर जो है वो शिक्षण अभिक्षमता नहीं होती। जैसे हर व्यक्ति वकील नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति भाई आईआईटी की प्रवेश परीक्षा क्यों होती है, ताकि उन व्यक्तियों को हम चुन सकें जिनमें इंजीनियरिंग के या प्राविधिक शिक्षा के मौलिक गुणों को समझने और धारण करने का जन्मजात योग्यता विद्यमान है। इसी तरह एक शिक्षण है, टीचिंग है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जिसके अंदर है उसी को हम अच्छा टीचर्स ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शून्यता में कोई भी विकास परिलक्षित नहीं होता है। अगर हम बबूल है और उससे आम की अपेक्षा करेंगे तो कभी आम नहीं देगा, या आम के पेड़ से हम ये अपेक्षा करें कि आप खुशबू दोगे या गुलाब की खुशबू निकलेगी, तो उससे नहीं होगी, क्योंकि जेनेटिक्स उसमें प्रॉपर्टी है ही नहीं है उस चीज की। तो ये जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उन जेनेटिक्स प्रॉपर्टी का असेसमेंट करने के लिए होती हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में सक्सेस पाने के लिए नेसेसरी होती हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि किसी विशेष प्रोफेशन में वन अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक लगे रहते हैं, तब भी उनको सफलता उनके हाथ से दूर रहती है। ऐसे बहुत सारे लोग नॉलेज गेन कर लेते लेकिन अच्छे टीचर नहीं बन पाते, क्योंकि ज्ञान होना अलग बात है और ज्ञान को डिलीवर करना एक अलग बात है। और शिक्षण ज्ञान को जो है वो हस्तांतरित करने की एक विज्ञान और कला है। तो सबसे पहले इस आयोग ने एक जो सिफारिशें थी, उस सिफारिश में जो सबसे पहला एक महत्वपूर्ण बिंदु एग्जाम की दृष्टि से आता है वो ये है कि जो प्रशिक्षु होते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, टीचर्स ट्रेनी, यानी जो अध्यापक प्रशिक्षु होते हैं, अध्यापक प्रशिक्षुओं का जो चयन है वो प्रवेश परीक्षा और समूह परिचर्चा और साक्षात के बाद किया जाना चाहिए। अर्थात इनका कहना है कि हर व्यक्ति जो है वो अध्यापक प्रशिक्षु नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज है, इन्होंने कहा कि जो अध्यापक प्रशिक्षु हैं वो कैसा होना चाहिए, 3 चरण रखने चाहिए। लिखित परीक्षा करवाएं पहले, उसकी वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा। दूसरा उन्होंने कहा कि समूह परिचर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन करवाएं, और फिर उसके बाद साक्षात्कार करें, इंटरव्यू लें। यानी 3 स्टेप के बाद उसका सिलेक्शन होना चाहिए जो टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोलमेंट या एडमिशन लेना चाहता है। बात समझ पा रही? तो यानी उसको कठिन बनाया जाए ताकि हम उचित और उपयुक्त प्रशिक्षुओं का चयन कर सके, ताकि उनको प्रशिक्षण देना ज्यादा आसान हो सके। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आता है कि
जो हमें शिक्षक सुधार है, उस शिक्षक सुधार में हमें आईसीटी का इस्तेमाल करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को भी शामिल करना चाहिए, है ना। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर यूजिंग थ्रू आईसीटी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, शिक्षक सुधार हेतु उन्होंने कहा कि आप आईसीटी का यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक। तीसरी बात इन्होंने जो कही वो कही इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में। इंटीग्रेटेड 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, सीएसई लिखें 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन कोर्स कह लीजिए। 4 ईयर आज भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में चल रहा है। 4 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय जो है वो बीएलएड, इस तरीके के प्रोग्राम। 4 वर्षीय का मतलब है कि इसमें 3 साल हम जो है वो ग्रेजुएशन कराएंगे और 1 ईयर में जो है वो हम बीएड पूरा कर लेंगे। तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, ताकि हम बहुत जल्दी समाज को शिक्षक दे पाएं। एक सामान्य, जैसे अगर हम बात करें, हम सामान्य जो है वो पहले स्नातक करते हैं, फिर उसके बाद हम एंट्रेंस देते हैं और फिर 2 साल हम बीएड करते हैं। तो यानी वो जो डिग्री है एक शिक्षक बनने के लिए जो मिनिमम योग्यता है, आज हम शिक्षक कितने साल में दे पा रहे हैं? आज हम शिक्षक 6 साल में दे पा रहे हैं। और अगर इंटीग्रेटेड कोर्स करके आएगा बच्चा तो वो कितने साल में शिक्षक बनने के योग्य हो जाएगा? 4 साल में ही वो शिक्षक बनने के काबिल हो जाएगा। तो हम जल्दी जो है वो शिक्षक समाज के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत में टीचर एजुकेशन के इंटीग्रेटेड कोर्सेज का चलन आया, तमाम लेवल पर आप एनसीटी की वेबसाइट पर जाएं, आप तमाम इंटीग्रेटेड कोर्स देखेंगे टीचर एजुकेशन के, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन का पार्ट हो या जनरल एजुकेशन का पार्ट हो। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो अध्यापक शिक्षा के कोर्सेज थे उसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया और किस आयोग ने दिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपका ये निकल करके आया। और एक चौथी बात यहाँ पर निकल करके आई कि जो शिक्षक है उस शिक्षक के लिए जो शिक्षक एजुकेशन प्रोग्राम है वो उसको एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन रखा जाए, यानी एक स्वतंत्र जो है वो समुदाय के रूप में जो है वो शिक्षा शास्त्र रखा जाए। तो एक महत्वपूर्ण सुझाव ये आया कि स्टडी एजुकेशन एज अ इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में जो है वो हम शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करें। आइसोलेशन, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट खोले गए वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से खोले गए। हालांकि अध्यापक शिक्षा में आइसोलेशन वर्ड जो आया, तो अध्यापक शिक्षा को सामान्य विश्वविद्यालय शिक्षा से पृथक करने की जो विचार है वो विचार कोठारी कमीशन ने दिया था, लेकिन उन्होंने केवल टीचर एजुकेशन को सेपरेट करने की बात की। इन्होंने एजुकेशन को ही पूरा अलग करने की बात की, और इनकी वजह से तमाम विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्र अनुभाग की स्थापना हुई, या एजुकेशन को एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन रखा गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा इन्होंने टीचर्स क्वालिटी बताई, सबसे जो महत्वपूर्ण है। टीचर क्वालिटी, ये सब भी सीधे सीधे पूछा जाता है कि जो नेशनल टीचर कमीशन था, उस नेशनल टीचर कमीशन ने टीचर की क्या क्वालिटी बताई, यानी टीचर के अंदर क्या योग्यता या गुण होना चाहिए। तो इन्होंने 6 क्वालिटी बताई हैं टीचर एजुकेशन टीचर की। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम की दृष्टि से।
तो बहुत सारे टीचर क्वालिटी में आपको पता होगा, आपको खुद पता होना चाहिए कि भाई टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन इनका जो ये टीचर क्वालिटी का क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग है, इसलिए उसको जान लेना जरूरी है। टीचर क्वालिटी, पहला इन्होंने कहा कि एक अच्छा जो शिक्षक है उसको अच्छी उसके पास शरीर होना चाहिए, यानी अच्छा फिजिक होना चाहिए उसका। तो पहला इनका जो रिकमेंडेशन था वो कहा गुड फिजिक। गुड फिजिक के बारे में बात की, यानी अच्छी शरीर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छा दिखेगा नहीं, यानी कहा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर उसका व्यक्तित्व, उसका बाह्य व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है तो वो कभी भी विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो उसके पास अच्छी जो है वो एक शारीरिक रूप से उसे अच्छा और स्वस्थ होना चाहिए। दूसरी बात प्रॉपर्टी उन्होंने कही लिंग्विस्टिक एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल, उसके अंदर भाषा योग्यता और संप्रेषण कौशल होना चाहिए। क्योंकि भाषा का ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अपने ज्ञान को स्टूडेंट के सामने डिलीवर थ्रू लैंग्वेज ही करता है, और जो लैंग्वेज नॉलेज ऑडियंस का या स्टूडेंट का होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो कोई हिंदी माध्यम से समझ पाता है, क्योंकि कक्षा में कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी के जानकार होते हैं, किसी को हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, किसी को इंग्लिश में ज्यादा समझ में आता है। तो हमें वहां पर अगर एक टीचर के अंदर दोनों लैंग्वेज पर कमांड है और वो बायलिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन कर पा रहा है तो वो टीचर की सबसे बड़ी सक्सेस है। हाँ, आप एक लैंग्वेज में भी मास्टरी ले सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास लैंग्वेज नॉलेज होगा आप उस नॉलेज को, उस कंटेंट को उतना ही इजीली और उतना ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिलीवर कर पाएंगे स्टूडेंट के लिए। तो भाषा ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स हैं तो हो सकता है कि एक स्टूडेंट को वो पर्टिकुलर वर्ड समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब आपने उसी नॉलेज को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा सिनोनिम्स वर्ड इस्तेमाल किया तो उसको वो समझ में आ गया। तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, भाषा योग्यता होना चाहिए, और दूसरा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, अर्थात उसको अपने विचारों को डिलीवर करने का जो आर्ट है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसीलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है। दूसरा जो एक तीसरा है वो है जर्नल मेंटल एबिलिटी भी होनी चाहिए, ताकि वो कंटेंट, एक सामान्य बौद्धिक योग्यता। हमें शिक्षक के लिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है कि वो बहुत ब्रिलियंट हो या बहुत हाई आईक्यू वाला व्यक्ति हो, एक जर्नल मेंटल एबिलिटी चाहिए होती है। ध्यान रखें, शिक्षक का बहुत अधिक बुद्धिमान होना या बहुत ज्यादा हाई आईक्यू का होना जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन बिलो द एवरेज आईक्यू भी नहीं होना चाहिए। एक जर्नल जो उसका है उसकी मेंटल एबिलिटी, एक सामान्य बौद्धिक योग्यता उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो पढ़ाए गए तथ्य को धारण कर सके और उसको वैज्ञानिक तरीके से जो है वो उसका प्रवाह कर सके या उसका रिफ्लेक्शन कर सके विद्यार्थियों के सामने कक्षा में। चौथी जो योग्यता उन्होंने बताई वो बताई कि एक लाइफ के प्रति उसका एक पॉजिटिव अपीयरेंस होना चाहिए, अर्थात जीवन के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है वो होना चाहिए, अर्थात पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ होना चाहिए। चौथा उन्होंने कहा एक पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, जीवन के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए, बहुत ज्यादा निराशावादी या पेसिमिस्टिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि
एक शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं होता, बल्कि शिक्षक का कार्य होता है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित भी करना, मोटिवेट करना। तो एक टीचर ऐसा मोटिवेट कौन कर पाएगा, जो जिसका लाइफ के प्रति स्वयं आउटलुक जो होगा, या जो उसका दृष्टिकोण होगा, या जो पर्सपेक्टिव होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी होना चाहिए उस व्यक्ति का, वो शिक्षक हो सकता है। पांचवी बात उन्होंने कही, जनरल अवेयरनेस अबाउट वर्ल्ड। यानी पूरे विश्व के प्रति एक सामान्य जो है वो समसामयिकता होनी चाहिए। देखिए, शिक्षक वही व्यक्ति हो सकता है जो समसामयिक मुद्दों पर जिसको पास जानकारी हो। एक व्यक्ति होता है जो अपने विषय का कीड़ा होता है, लेकिन उसको समसामयिक मुद्दों की या समसामयिक घटनाओं की जानकारी नहीं होती। आप देखिए कि पढ़ाते समय अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं, तो अगर हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आता है, तो हम बहुत जल्दी टीचिंग प्रोफेशन में सक्सेस पा लेते हैं। कि अगर हम मैथ पढ़ा रहे हैं, उसमें हम हिंदी की मदद ले लें, जियोग्राफी की मदद ले लें, हिस्ट्री की मदद ले लें, तो जब हमको कई विषयों से जोड़ पाते हैं, जीवन से जोड़ पाते हैं, तो विद्यार्थी को सीखने में बहुत आसानी होती है और हमें सिखाने में बहुत आसानी होती है। तो हम किसी भी ज्ञान को समसामयिक तरीके से कभी कैसे रख पाएंगे, जब हमें स्वयं समसामयिक जो मुद्दे हैं, जो घटनाएं हैं, उनकी जानकारी होगी। तो एक शिक्षक को हमेशा पूरे विश्व के बारे में समसामयिक रूप से जागरूक होना पड़ता है। अगर उसके अंदर वो समाज से कटा है, पेपर नहीं पढ़ रहा है, देश दुनिया में क्या घटित हो रहा, अगर इसकी जानकारी नहीं है, तो कभी भी अच्छा टीचर नहीं हो सकता। उसके लिए है जनरल अवेयरनेस अबाउट वर्ड्स, यानी विश्व के बारे में एक समसामयिक जो है वो जागरूकता। और छठी जो अंतिम उन्होंने कंडीशन बताई, उन्होंने कहा कि गुड ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, यानी एक अच्छा मानवीय संबंधों का, या यूं कह लीजिए गुड ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कह लीजिए, या बिल्डिंग कैपेसिटी कह लीजिए, यानी अच्छे मानवीय संबंध निर्माण की क्षमता होनी चाहिए, गुड ह्यूमन रिलेशन। जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं, तो हम टीचिंग की स्टार्टिंग में कहते हैं कि अच्छा टीचर को सबसे पहले क्लास में आकर अपने स्टूडेंट के साथ जो है वो एक रैपिड एस्टैब्लिशमेंट करना चाहिए, यानी सहानुभूतिक संबंध स्थापित करना चाहिए। उसको उसके साथ अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन एस्टैब्लिश करने चाहिए अपने स्टूडेंट के साथ। अब इंटरपर्सनल रिलेशन कौन व्यक्ति बना सकता है, जिसको मानवीय संबंधों को निर्मित करने में जो है वो रुचि होगी या उसके अंदर क्षमता होगी। बहुत सारे लोग होते हैं, आप देखें इसको एग्जाम्पल के तौर पर, कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जैसे ट्रेन में या बस में कहीं सफर कर रहे हैं, तो वो बड़े शांत बैठे रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, उनके आसपास से कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन आपने कुछ लोगों को देखा होगा, कोई बैठते हैं तो वो अनावश्यक जो है परिस्थिति अनुकूल वो बातें करने ही लगते हैं, और उनके आसपास अनजान व्यक्तियों के साथ भी उनकी कोई एक शॉर्ट टर्म ट्यूनिंग हो जाती है। तो ये है कि आपके अंदर मानवीय संबंधों को बनाने की क्षमता कितनी है। एक व्यक्ति कुछ क्षण के लिए किसी व्यक्ति से मिलता है, उसमें ही वो अपनी छाप छोड़ करके चला जाता है। दूसरा व्यक्ति है कि वो प्रतिदिन उस व्यक्ति से मिल रहा, देख रहा, लेकिन उनके बीच कोई संवाद नहीं है, या किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन जो है वो जो है स्टैब्लिश हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि एक टीचर जो है वो संकोची स्वभाव का नहीं होना चाहिए। अगर उसमें मानवीय संबंधों को निर्मित करने की क्षमता नहीं है, तो वो अच्छा टीचर नहीं है। क्योंकि अगर वो लोगों के साथ जो है वो सामाजिक संबंध नहीं बना पा रहा, मानवीय संबंध नहीं बना पा रहा, तो वो कभी भी अपने स्टूडेंट के साथ जुड़ नहीं पाएगा। और जब आप जुड़ेंगे नहीं, तो स्टूडेंट आपके नॉलेज को जो है वो गेन नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे जो निकली ज्ञान की धारा है वो आपके विद्यार्थी तक पहुंचे, तो कम से कम आपको उस विद्यार्थी के साथ अंतर्व्यक्तिक मानवीय संबंध बनाने होंगे। और अंतर्व्यक्तिक मानवीय संबंध तभी आप बना सकते हैं जब आपके अंदर उस तरह की क्षमता होगी, उस तरह का आपके अंदर एक पोटेंशियल होगा। तो ये 6 बिंदु जो थे वो एक शिक्षक गुण के बारे में बताए गए। तो कई दफा इसमें से एनालिटिकल क्वेश्चंस बनता है। तो
सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षक गुणों के बारे में इसमें से कौन सी जो बात है वो शिक्षक आयोग से संबंधित नहीं है, या इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो शिक्षक आयोग से संबंधित है। तो ये 6 बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर यानी अगर हम देखें तो अच्छे मानवीय संबंधों को बनाने की क्षमता होनी चाहिए, पूरे विश्व के बारे में जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक सामान्य बौद्धिक योग्यता होनी चाहिए, भाषा योग्यता एवं संप्रेषण कौशल होना चाहिए, और अच्छी जो है वो शारीरिक रचना होनी है, शारीरिक रूप से उसको स्वस्थ होना चाहिए। तो ये 6 बिंदु हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चीज निकल करके आई, क्योंकि ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन जो कॉमन पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट होती है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस ये था हमारा चट्टोपाध्याय कमीशन या नेशनल टीचर कमीशन 1983-85। और इसके बाद हम लोग 83 की एक समिति की चर्चा करेंगे, आरसी मल्होत्रा समिति के बारे में, लेकिन उसकी चर्चा अगली क्लास पर। आज इतना ही रखते हैं। तो आज के 2 प्रश्न हमने पूर्व में ही पूछ रखे हैं कि भारत जो NP 1979 है वो भारत की शिक्षा नीति है भी, दूसरी शिक्षा नीति है भी और नहीं भी, दोनों के आपको जो है वो कॉज ओरिएंटेड जवाब देने हैं। प्रयास करके देखते हैं किसका क्या जवाब निकल करके आता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज टेक केयर, बाय बाय।